हेलो, तो हाय बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूँ डीजे सर की स्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 9th लेके आए हैं। बच्चे लेक्चर 8 में हम लोग डॉट प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किए थे और उसमें हम लोग पॉइंट 1, 2, 3 को डिस्कस कर लिए थे। बच्चे इसमें कुछ पॉइंट्स बाकी है, हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट के यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। बच्चे ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसीलिए आपको ध्यान से एक एक चीज़ को समझते जाना है और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है। मैंने लाइनिंग कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। सब सेपरेटली है, आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। तो आइए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में पॉइंट नंबर 4। बच्चे आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी कि यहाँ पर दो वेक्टर है और एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो इस केस में अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ये मैक्सिमम, यानी कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बच्चे, 1 होगा। और ये 1 कब होगा, जब थीटा एक, यानी कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, यानी कि जब थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आएगा 1। अब बच्चा हमें ये बात पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना होता है स्केलर फॉर्म में, ए बी कॉस थीटा। लेकिन हमारे पास थीटा कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ये स्केलर फॉर्म में, इसमें हम लोग थीटा को 0 डिग्री रखेंगे। कॉस 0 डिग्री कितना होता है बच्चे, 1। तो ए डॉट बी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू आएगा ए बी के बराबर। ये मैक्सिमम क्यों हुआ, क्योंकि कॉस थीटा हमारा मैक्सिमम है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अगर कॉस थीटा अगर ये मैक्सिमम आएगा तो ए डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आएगा। यानी कि मैक्सिमम कब आएगा, जब वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होगा, यानी कि जब थीटा 0 डिग्री होगा। तो बच्चे आप ध्यान रखें, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होगा, यानी कि उनके बीच का एंगल जब भी 0 डिग्री आएगा, तो उस केस में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम आएगा, उसका वैल्यू ए बी के बराबर आएगा। अब नेक्स्ट केस क्या है बच्चे, इफ ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। बच्चे पहला केस में क्या था, केस 4 में एक दूसरे के पैरेलल था, लेकिन यहां पर क्या है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब मान लीजिए कि इस टाइप से है, तो यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, अब 180 डिग्री। पैरेलल में एंगल था 0 डिग्री और एंटी पैरेलल में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अब हमें यह बात पता है कि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना है बच्चे, -1। हाँ, और हमें यह भी पता है कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अगर +1 है तो मिनिमम कितना होगा, -1 होगा। यानी कि cos थीटा यहां पर क्या है, हमारा मिनिमम है। थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो cos 180 डिग्री -1 है, जो ये cos का मिनिमम वैल्यू है। अब बच्चे आप दिमाग लगा सकते हैं कि अगर cos थीटा का वैल्यू अगर मिनिमम आया है तो ए डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट भी मिनिमम आएगा। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या है, ए बी cos 180 डिग्री, यहाँ पर थीटा कितना है, 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना है बच्चे, -1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू आएगा ये मिनिमम आएगा और उसका वैल्यू कितना आएगा, -ab। यानी कि यहाँ दो केस जस्ट ऑपोजिट है। थीटा 0 रखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू मैक्सिमम ए बी के बराबर आएगा। थीटा 180 डिग्री रखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू मिनिमम आएगा और वो -ab के बराबर आएगा। अब पॉइंट नंबर 6 क्या है, देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज नोन एज सेल्फ प्रोडक्ट। यानी कि दो सेम वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे। यहां पर भी वेक्टर ए है और यहां पर भी वेक्टर ए है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ, इटसेल्फ यानी कि खुद से, यानी कि दो वेक्टर का जब खुद से डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो जो आने वाला वेक्टर होगा उसे हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। यहां पर हमारे पास वेक्टर ए था और हमने उसी वेक्टर का फिर से डॉट प्रोडक्ट लिया, यानी कि सेम, यहां पर भी ए वेक्टर, यहां पर भी बी, अगर यहां बी तो यहां बी, यहां सी तो यहां सी, और अगर यहां पर ए है तो यहां पर ए, यानी कि दोनों वेक्टर एक जैसा है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा उसे हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट कहेंगे। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए कॉस थीटा, क्योंकि दोनों ए है और थीटा कितना लेना है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना है बच्चे, 1। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर में ए और ए मल्टीप्लाई बाई ए और कॉस थीटा कितना है, 0, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ प्रोडक्ट। यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट में आपको सिंपली ये ध्यान रखना है, जो आप दोनों वेक्टर लेंगे वो सेम होना चाहिए, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही हमारा सेल्फ प्रोडक्ट कहलाएगा।
अब लास्ट में हमने एक कंक्लूजन रखा है कि मान लीजिए ये हमारे पास दो वेक्टर है, यानी कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा और मिनिमम कितना आएगा इसमें देखेंगे। इसका जो हमारा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है माइनस ए बी, यानी कि माइनस ए बी से कभी ये छोटा हो ही नहीं सकता, और मैक्सिमम कितना है प्लस ए बी, यानी कि प्लस ए बी से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगा इन दोनों के बीच में हमेशा माइनस ए बी से ज़्यादा रहेगा या उसके बराबर, या फिर प्लस ए बी के बराबर या फिर उससे कम, ये हमारा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर का वैल्यू रहेगा। अब पॉइंट नंबर 7 क्या है, ध्यान दीजिए। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए यूनिट वेक्टर बाय इटसेल्फ इज ऑलवेज 1, यानी कि अब जो हमें दो वेक्टर लेना है वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। हाँ बच्चे, इसमें कहा गया है कि जो हम ये जो वेक्टर लेंगे ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए। इससे पहले जितना हम लोग वेक्टर लिए थे कोई यूनिट वेक्टर नहीं था, लेकिन अब ये हमें कहा है कि दो हम लोग जो वेक्टर लेंगे वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। और हमें ये बात पहले से पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा 1। अब ये वेक्टर, जैसे हम लोग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते थे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा कितना लेना है आपको 0 डिग्री, लेकिन यहाँ ए बी के जगह क्या है, दो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री। और हमें ये बात पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आएगा 1, इसका भी कितना आएगा 1, और कॉस 0 का वैल्यू भी कितना है 1, तो 1 1 1, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा 1। हाँ, तो आप सिंपली से याद रख सकते हैं कि किसी भी दो यूनिट वेक्टर का इटसेल्फ यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर आएगा। अब यहाँ पर n को रिप्लेस करके आप a यूनिट वेक्टर लीजिए और फिर a यूनिट वेक्टर से इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1। हाँ, शर्त ये है कि जो दोनों वेक्टर होना चाहिए वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और थीटा 0 डिग्री। पॉइंट नंबर 8, 7 के बाद क्या आएगा 8, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल यानी कि 90 डिग्री यूनिट वेक्टर इज 0, यानी कि जो हमारे पास इस बार दो यूनिट वेक्टर आएगा उनका बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90। जब 90 डिग्री होगा तभी हम लोग उसे ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए जो I है और J, ये दो यूनिट वेक्टर, इनका बीच का एंगल कितना है 90। जो K है और I है इनका भी बीच का एंगल कितना है 90, इनका भी कितना है 90। यहाँ यानी कि यहाँ पर तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बच्चे हम आपको 3D में थोड़ा दिखाते हैं, ये कि इस टाइप से है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस टाइप से ये गिवन है, इस टाइप से। अगर इस टाइप से होगा तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होगा। इनका बीच का किसी से भी एंगल लीजिए, इससे ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि तीनों केस में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा हमेशा 0। हाँ, ऑब्वियस 0 आएगा, क्योंकि अगर थीटा 90 होगा तो हमें पता है कॉस 90 0 है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो स्केलर फॉर्म का वैल्यू क्या आएगा ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा में कॉस थीटा को कितना रखना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है 0, यानी कि हर केस में आंसर क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि कोई सा भी अगर दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि उनका बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा हमेशा 0 आएगा, यानी कि आई डॉट जे कितना आएगा 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि इनका बीच का एंगल कितना है 90। क्यों 90, क्योंकि कॉस 90 कितना है 0, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, इसीलिए इन दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री है। और कॉस 90 कितना होता है 0, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी कितना आएगा 0। आई डॉट जे भी 0, जे डॉट के भी 0 और आई डॉट के भी 0 आएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज और आपको एडिशनल याद रखना है कि मान लीजिए कि ये पैरेलल नहीं होके ऑर्थोगोनल नहीं होके, मान लो कि सॉरी ये परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल नहीं होके मान लीजिए कि पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब क्या है, इनके बीच का एंगल मान लीजिए कि थीटा कितना है 0 डिग्री है, तो कॉस 0 कितना होगा 1 होगा। यानी कि ये अगर परपेंडिकुलर नहीं होके अगर तीनों एक दूसरे के पैरेलल होते तो उस केस में आई डॉट आई का वैल्यू भी हमेशा कितना होता है 1। जे डॉट जे मैं आपको ये थोड़ा नोट्स टाइप में बना के दे रहा हूँ साइड में, आप ध्यान रखिए कि अगर थीटा अगर 0 डिग्री होता और ये सब कुछ सेम है, बस ये परपेंडिकुलर नहीं होके एक दूसरे के पैरेलल है, तो आई डॉट आई का वैल्यू कितना आएगा 1, जे डॉट जे वैल्यू कितना आएगा 1, उसके बाद के डॉट के वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आएगा। और बच्चे हमें ये लगता है कि हम लोग सिंपली पॉइंट इसमें ये पॉइंट नंबर 7 में यही दे रखा है कि अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए यूनिट वेक्टर बाय इटसेल्फ इज ऑलवेज 1, यानी कि दो यूनिट वेक्टर लीजिए, ये भी दो यूनिट वेक्टर है आई आई जे जे के, और इनका बीच का भी एंगल कितना है थीटा,
और यहाँ भी हमने थीटा कितना रखा था 0 डिग्री, तो उस केस में आंसर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। और यही सेम केस अगर परपेंडिकुलर केस में हो, थीटा 90 डिग्री में हो, तो वैल्यू हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। तो आपको पॉइंट नंबर 7 और 8 सिंपली ये बताना चाहते हैं कि अगर दो यूनिट वेक्टर है हमारे पास, कितना है 2 यूनिट वेक्टर, और वो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानी कि उनका बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है थीटा, तो उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट आएगा हमेशा 0 आएगा। और वो अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है यानी कि थीटा 0 डिग्री है, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा डॉट प्रोडक्ट का, वो हमेशा 1 आएगा। अब पॉइंट नंबर 8 के बाद हम लोग 9 देखते हैं। इफ वेक्टर आर गिवन इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट देन ए डॉट बी वेक्टर क्या आएगा। यानी कि मान लीजिए जो हमारे पास ए और बी वेक्टर है ये कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। यानी कि अगर ए और बी वेक्टर हमें कंपोनेंट के फॉर्म में दिया रहे तो उस केस में हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। एग्जांपल के हिसाब से दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसका वैल्यू कितना है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यानी कि ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट में वैल्यू कितना है ए एक्स आई कैप, y कंपोनेंट में वैल्यू कितना है ए वाई जे कैप, और z कंपोनेंट में वैल्यू कितना है ए जेड के कैप। सिंपली सेम हमारे पास एक और वेक्टर है b वेक्टर जिसका x कंपोनेंट कितना है बी एक्स आई कैप, y कंपोनेंट कितना है बी वाई जे कैप, और z कंपोनेंट कितना है बी जेड के कैप। हमारे पास दोनों वेक्टर है और ये हमें कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा है। तो इस केस में हमें इनका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालना है, सॉरी इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है। सिंपली इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको इससे ए एक्स गुना बी एक्स। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे सर यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर था यूनिट वेक्टर वो कहाँ गया। तो बच्चे आपको ये ध्यान रखना है, जब हम लोग इन दोनों को आपस में गुना किए थे, मान लीजिए ए एक्स आई का वेक्टर डॉट बी एक्स आई का वेक्टर, तो बच्चे हमें ये बात पता है कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। मैंने आपको सिंपली बता दिया है, दो सेम यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। इसीलिए जब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, जे का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और के का वैल्यू कितना आएगा 1, इसीलिए हमने उसे लिखा नहीं है। यानी कि सिंपली आपको गिवन वेक्टर का कंपोनेंट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेना है, ए एक्स गुना बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यानी कि आपका अगर वेक्टर गिवन वेक्टर अगर कंपोनेंट के फॉर्म में रहेंगे तो उसका स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिंपली मैग्नीट्यूड के साथ लेना है। आपको वेक्टर नहीं लेना है क्योंकि वो दोनों गुना होके कितना आ जाएगा वैल्यू 1 आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब बच्चे हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग जो डॉट प्रोडक्ट इतना कुछ पढ़े हैं इसका यूज क्या है हम लोग जानेंगे। यूज क्या है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर के बीच में अगर हमें एंगल पता नहीं है, अगर हम लोग अननोन है या फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है एंगल के बारे में, तो उस केस में हमें एंगल फाइंड करने में डॉट प्रोडक्ट मदद करेंगे। कैसे, देखिए हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है इनका वैल्यू, हमें ये बात पता है। तो यहाँ से कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, यानी कि कॉस थीटा जब इधर आएगा तो ये ए बी नीचे आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, हमने क्या किया है, कॉस थीटा को इधर लिखा है और ए बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के नीचे आ गया है। तो यहाँ से अगर हमें वेक्टर ए का वैल्यू पता हो, वेक्टर बी का वैल्यू पता हो, तो हम लोग सिंपली वहाँ से आसानी से थीटा निकाल सकते हैं। कि यूज में पहला क्या है, थीटा निकालने के लिए इसका यूज है। बच्चे हमें सिंपली अगर ये कंक्लूड करें कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े इस टॉपिक में, तो अगर वेक्टर पैरेलल हो थीटा 0 तो ए बी मैक्सिमम होगा, और एंटी पैरेलल हो तो थीटा 180 डिग्री ए बी मिनिमम होगा। उसके बाद आपका अगर दो यूनिट वेक्टर है और उनका बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगा, और एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल तो वैल्यू हमेशा 0 आएगा। और अगर हमें कंपोनेंट क्या दिया हो वेक्टर फॉर्म में, तो हम लोग ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के फॉर्म में निकालेंगे। तीसरा अगला क्या है, अगर हमें एंगल निकालना हो और ए बी गिवन है तो कॉस थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर अपॉन ए बी। बच्चा आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में आगे लिखते हैं। तो बच्चे जैसे कि आप नोट डाउन कर चुके हैं, अब हम लोग यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में आगे पढ़ने वाले हैं। बच्चे हम लोग यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़े थे कि अगर हमें किसी दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना है तो हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अब हम लोग वहां से क्या निकाले थे कि कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए डॉट बी, सिंपली ये कॉस थीटा की वैल्यू है। यहाँ पर अगर आपको ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है तो आप यहाँ से कॉस थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या दे रखा है बच्चे, हमारे पास दो वेक्टर है, एक है फोर्स वेक्टर और एक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो हमारे पास फोर्स वेक्टर उसका वैल्यू कितना है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप
और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर का वैल्यू कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब हमें ये दो वेक्टर गिवन है और हमें पहला इनका वर्क डन पूछा है कि फाइंड वर्क डन ऑफ गिवन दिस वेक्टर, यानी कि इन दोनों वेक्टर से हमें क्या निकालना है, पहले तो वर्क डन और दूसरा क्या है एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि ये जो वेक्टर है दोनों इनका पहले वर्क डन निकालिए और फिर इनके बीच का एंगल निकालिए कितना एंगल होगा। तो बच्चा हमें पता है कि जो हमारे पास वर्क डन होता है वो एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर होता है और हमें ये पता है कि अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ रहे, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कंपोनेंट के फॉर्म में अगर दिया रहे तो हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, एफ एक्स, ये एक्स से एफ का एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है और ये जेड कंपोनेंट है, यही डी का एक्स कंपोनेंट है, डी का वाई कंपोनेंट है और डी का जेड कंपोनेंट है। तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, क्या यही हम लोग हाँ डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे? यस बच्चे, इससे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला में क्या पढ़े थे, अगर हमारे पास वेक्टर्स कंपोनेंट के फॉर्म में रहेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब एफ एक्स यानी कि एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा। अब एफ एक्स डी एक्स, इन दोनों का एक्स कंपोनेंट को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि इन दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो कितना आ गया 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 6 12, यानी कि अब ऐड करेंगे 2 प्लस 6 प्लस 12 यानी कितना आ जाएगा 20 जूल आ जाएगा। अब वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, इसीलिए हम लोग 20 जूल लिखेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि इसमें हम लोग सिंपली मैग्नीट्यूड को गुना किए हैं, क्योंकि वेक्टर अपने आप हट चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया बच्चे, इन दोनों के बीच का एंगल निकालिए। तो एंगल निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला है, कॉस थीटा कितना है, यहाँ पर जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन ए बी है तो यहाँ ए बी की जगह क्या है, ए के जगह है एफ और बी के जगह क्या है डी। अब एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन एफ डॉट डी, यहाँ पर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है 20। अब हमें क्या निकालना है, सिंपली एफ डॉट डी, यानी कि हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड चाहिए। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वही अंडर रूट का स्क्वायर। अब हमारे पास फोर्स वेक्टर गिवन है, अब हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे हम, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। अब एक्स कंपोनेंट कितना है 1, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट कितना है 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट कितना है 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टू जा 4 प्लस 2 टू जा 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, तो रूट 9 कितना आ जाएगा 3। यानी कि जो हमारे पास फोर्स वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया 3 आ गया। अब नेक्स्ट हमें किसका मैग्नीट्यूड चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी चाहिए, हमें डी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जैसे हम लोग एफ का मैग्नीट्यूड निकाले उसी तरह डी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। डी एक्स कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस डी वाई कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस डी जेड कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36। तो 4 प्लस 9 प्लस 36 कितना आ जाएगा रूट 49, जिसका वैल्यू कितना होता है 7 होता है। यानी कि जो हमें चाहिए था फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 3 और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 7। अब कॉस थीटा क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन एफ डॉट बी। अब एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर का यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट था कितना आया था वैल्यू 20 जूल, और एफ का मैग्नीट्यूड फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया था 3 और डी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया था 7, तो सिंपली 3 इंटू 7 यानी कि 21। तो 20 अपॉन 21 ये हमारे पास क्या आएगा कॉस थीटा का वैल्यू निकल के आएगा। अब एग्जांपल 2 क्या दे रखा है, ए वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस 5k कैप और बी क्या है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब हमें क्या दे रखा है कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। हमें यहाँ पर ये बात कह चुका है, यहाँ बोला गया है कि जो ये दोनों वेक्टर है ए और बी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर होने का मतलब सिंपली क्या है, इनका बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। और हमें ये बात पता है कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, तो cos 90 अगर 0 तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी कितना आएगा 0 आएगा। यानी कि हमें सिंपली ये कह चुका है कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0 के
बराबर आएगा। 0 के बराबर क्यों आएगा? क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 0 होगा, और अगर cos 90 0 होगा तो ए बी cos थीटा भी 0 होगा। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानी कि थीटा 90 डिग्री है। अब इन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब इन दोनों को गुणा कीजिए, 1 इंटू 2 2 प्लस इन दोनों का तो 1 आएगा, अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस 5 2 जा 10। ये हमने क्या निकाला है? इनका डॉट प्रोडक्ट है ए और बी का, और ये किसके बराबर है? 0। क्यों? क्योंकि एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना आ गया? वैल्यू 0 आ गया। अब यहां पर 2 प्लस 10 कितना आ गया? 12, यानी कि अल्फा प्लस 12 अगर 0 है तो अल्फा इधर जाके 0 से माइनस होगा, यानी कि 0 माइनस 12, यानी कि माइनस 12 हमारे पास निकल के आएगा। बच्चा आपको ये ध्यान रखना है, आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को 0 तभी कर सकते हैं जब इनका ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जब इनका बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, उसी केस में आप इनका डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर कर सकते हैं और उससे आपका अल्फा निकल आएगा। अब एग्जांपल 3, यहां क्या दे रखा है कि वेक्टर ए है अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और एक दूसरा वेक्टर बी है अल्फा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस अल्फा के कैप। और ये सेम केस है जैसे यहां पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, यहां पर भी ए और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब जब कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा? 0। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखे हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर था तो हमने इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, और उसका हमने किसके बराबर किया? 0 के बराबर किया। इसी तरह हम a और b का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको भी 0 के बराबर करेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? इन दोनों को सिंपली गुणा करना है, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा प्लस k डॉट k सिंपली कितना आएगा? 1, क्योंकि दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा बच्चे। अब अल्फा स्क्वायर है, यानी कि अल्फा अल्फा से कितना बार गुना है? 2 बार। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है? ये जो टर्म है एक्स बेस में, ये खुद से कितना बार गुना है? 2 बार गुना है। जैसे एक्स क्यूब, यानी कि जो एक्स खुद है वो अपने से खुद से कितना बार गुना है? 3 बार गुना है। जैसे एक्स की पावर 4, यानी कि एक्स से कितना बार गुना है? 4 बार गुना है। उसी तरह यहां पर क्या दे रखा है? अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है? अल्फा अल्फा से कितना बार गुना है? 2 बार गुना है। अगर यहां पर क्यूब होता 3 बार, यस, तो अल्फा स्क्वायर को हमने क्या लिखा? अल्फा इंटू अल्फा। अब यहां पर हमारे पास क्या है? 2 अल्फा। अब 2 अल्फा को क्या हम लोग अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं तोड़कर? भाई ये सिंपल तो है। मान लीजिए हमारे पास 4x है तो इसको हम लोग 2x प्लस 2x लिख सकते हैं। यस, इन दोनों का ऐड सम भी तो 4x के बराबर ही आएगा। तो हमने क्या किया? 2 अल्फा को तोड़कर अल्फा प्लस अल्फा लिखा, प्लस 1 बराबर 0। आप इन तीनों टर्म में देखिए क्या सेम है, यहां भी अल्फा, यहां भी अल्फा, यहां भी अल्फा, यानी कि इन तीनों में अल्फा दोनों जगह में है। यहां पर भी अल्फा है और यहां पर भी अल्फा है, तो अल्फा को हमने क्या लिख लिया? बाहर। तो अंदर क्या बच गया? अल्फा प्लस 1। इसको आप सिंपली गुना कीजिए, यही आएगा, अल्फा इंटू अल्फा आएगा प्लस अल्फा गुना 1, यानी कि अल्फा आएगा। तो यहां से हमने अल्फा को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा? अल्फा प्लस 1 प्लस इधर क्या बचा था? अल्फा प्लस 1। अब यहां से जो अल्फा प्लस 1 है उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि ये पूरा किसके बराबर है? 0। या अल्फा प्लस 1 क्या है? कॉमन है, तो अल्फा प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा? -1, यानी 0 से घट जाएगा। अब एग्जाम्पल 4 क्या है? हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसका वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, और एक वेक्टर बी है जिसका वैल्यू है 6i कैप प्लस 8j कैप। अब पहला हमें ये पूछा है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल निकालिए। तो cos थीटा हमारे पास क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट में? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए डॉट बी। यानी कि पहले तो हमें इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट सिंपली x कंपोनेंट को गुना करना है, y को y से गुना करना है, z को z से गुना करना है, बिना डायरेक्शन के, बिना वेक्टर के, और सिंपली उनको ऐड करना है। अब यहां पर हम a डॉट b करेंगे तो 3 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 18 प्लस 4 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 32। इन दोनों का जोड़ कितना आएगा बच्चे? 50 आएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? नीचे इन दोनों का मैग्नीट्यूड को गुना करना है, यानी कि पहले हमें a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और फिर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे पास a डॉट b आएगा। अब हमारे पास वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट 9 प्लस 16 रूट 25, और जिसका वैल्यू कितना आता है?
5 आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक वेक्टर बी वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो अंडर रूट 36 प्लस 64 कितना आएगा, रूट 100 यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा 10। अब हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ चुका है कितना 5 और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड आ चुका है कितना है 10। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन गुना ए डॉट बी कितना आ जाएगा 5 × 10 यानी कि 50। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी कितना आया था 50 और ए डॉट बी इन ए वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट भी कितना आ गया 50। तब ये दोनों कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 1। तो बच्चे आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेकिन बच्चे ध्यान रखें हमारा ये जो इसको आपको पूरा सिंपली नोट्स के फॉर्म में लिखना है, एक एक चीज को पॉइंट, जैसे हम एक एक चीज आपको समझाते जाएंगे आप उसको एक तरफ से नोट डाउन करते चलिए। और बच्चे हाँ प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो भाई ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि जितना व्यूज है उतना लाइक्स और उतना कमेंट उतना शेयर क्यों नहीं होते। तो मेरा उन सब स्टूडेंट से सबसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा वीडियो को देखते हैं, जो व्यूज बढ़ाने में मदद करते हैं, प्लीज वो कमेंट लाइक्स और सब्सक्राइब भी बढ़ाने में मदद करें, यानी कि आप देखें और साथ में हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें ताकि हम आप सबसे मोटिवेट होते रहे। थैंक यू, धन्यवाद बच्चे।